हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। बच्चों, कैपिटल बजटिंग जो है ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको अपने फर्स्ट सेशन में बताया था कि एक फाइनेंस मैनेजर को 3 डिसीजंस लेने होते हैं, जिसमें था फाइनेंसिंग, जिसमें था इन्वेस्टिंग और जिसमें था डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, अब फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने पहले बात कर ली कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। अब हम इन्वेस्टिंग डिसीजन में बेटा बात करेंगे किस चीज की। इन्वेस्टिंग डिसीजन में 2 तरह के डिसीजन लेता है एक फाइनेंस मैनेजर। कौन से? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वाले कौन से होते हैं? वर्किंग कैपिटल। किससे रिलेट करते हैं? डेटर्स से, स्टॉक से, कैश से, राइट, वर्किंग कैपिटल से, तो उनको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। और जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं बेटा उसका नाम है आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजंस या लॉन्ग टर्म डिसीजंस। बच्चों, ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस या कैपिटल बजटिंग डिसीजंस या कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस क्या हैं? एक एग्जांपल लेते हैं। मैं एक मशीनरी इंपोर्ट करना चाहता हूं से 5 करोड़ रुपीस की, जिसकी लाइफ है करीब 5 साल। अब ये जो डिसीजन है मेरा, कौन सा डिसीजन है? इसको बोलेंगे कैपिटल बजटिंग डिसीजन। हमें उसके लिए बजट बनाना है, हमने उसके लिए काम करना है, हमने उसके लिए डिसीजन कब लेना है? आज, कि मैं ये मशीनरी इंपोर्ट करूं या ना करूं। आप कहेंगे सर और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? सपोज आपने कोई मॉल की कंस्ट्रक्शन करनी है। अब बेटा जब मॉल की कंस्ट्रक्शन करनी है तो पैसे तो आज से ही खर्च होने शुरू हो जाएंगे ना, लेकिन जो पैसे आएंगे वो कुछ समय के बाद आएंगे। तो 2 वर्ड्स हमारे इंपॉर्टेंट यहां पर आएंगे बेटा। एक वर्ड होगा कैश इनफ्लोस और दूसरा वर्ड होगा बेटा कैश आउटफ्लोस। कैश इनफ्लोस और कैश आउटफ्लोस बेटा जो ये है कैश आउटफ्लोस, इसने तो डे 1 से शुरू हो जाना है। जैसे ही आपके दिमाग में आया कि मैंने ये काम करना है, पहले दिन से ही खर्चा हो गया स्टार्ट। ठीक है, लेकिन कैश इनफ्लोस कब आएंगे? कैश इनफ्लोस कुछ समय के बाद आएंगे। और डिसीजन कब लेना है? आज। ठीक है, और क्या एग्जांपल हो सकता है कि मैं कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करूं या ना करूं। तो जितने भी ये डिसीजंस हैं, जो इश्यूज हैं, वो सारे किसमें होते हैं बेटा? अंडर द चैप्टर ऑफ कैपिटल बजटिंग। अब इसके 4 फीचर्स क्या हैं बच्चों? 4 फीचर्स क्या हैं इसके, पहले समझ लेते हैं, फिर मैं लिखता हूं इधर। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? ह्यूज फंड्स, पैसा बहुत ज्यादा चाहिए। मैंने अभी आपसे कहा मॉल कंस्ट्रक्ट करना है, मशीनरी इंपोर्ट करनी है, राइट, टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, ये सारे जो हैं क्या चाहिए इसके लिए? बहुत सारा पैसा। दूसरा, ये डिसीजंस जो हैं मोर टाइम पीरियड। मोर टाइम पीरियड मतलब कम से कम 4, 5, 6 साल, 10 साल तक इनके लिए हमारे को टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तीसरा बेटा, ये डिसीजन है इररिवर्सिबल। आपने एक बार मशीनरी इंपोर्ट कर ली 5 करोड़ की, कैपिटल बजटिंग डिसीजन ले लिया, अब आप उसको वापस नहीं कर सकते, अब आपको उससे काम करना ही पड़ेगा। एंड फाइनली जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज रिस्क। क्योंकि डिसीजन कब लेना है? डिसीजन लेना है आज, लेकिन उसका इंपैक्ट, उसके रिजल्ट कब आएंगे? आज से कुछ ईयर्स के बाद। तो बेटा ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ह्यूज फंड्स, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। मोर टाइम पीरियड, काफी ज्यादा समय ड्यूरेशन इन्वॉल्व है। इररिवर्सिबल, एक बार डिसीजन ले लिया अब वापस नहीं आ सकते। और रिस्क, इसमें खतरा इन्वॉल्व है। जैसे आपके टॉल ब्रिजेस बनते हैं, वो भी किस में आते हैं? वो भी आते हैं अंडर कैपिटल बजटिंग। अब आगे प्रोसीड करते हैं।
तो आप एज अ फाइनेंस मैनेजर हो, आपके पास प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना है, आपको डिसीजन लेना है कब, आज, और आपकी जो नॉलेज है फाइनेंस की बेसिक, वो यहाँ काम आएगी। तो बेटा इसके लिए हमारे पास 2 अप्रोचेस हैं और उन अप्रोचेस में हमारे पास टेक्निक्स हैं जो अब हम शुरू करने लगे हैं। आइए, सो इन लॉन्ग टर्म डिसीजंस में हमारे पास बच्चों क्या है, हमारे पास है अप्रोचेस। कितनी अप्रोचेस हैं? 2 अप्रोचेस हैं। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। बेटा पहली अप्रोच को बोलते हैं ट्रेडिशनल और दूसरी अप्रोच को बोलते हैं बेटा मॉडर्न। आप कहेंगे सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न? ध्यान से सुनिएगा, आपने अपने सब्जेक्ट में चैप्टर पढ़ा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसको ऑथर्स कैसे बोलते हैं? TVM। क्या बोलते हैं बेटा? TVM, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जहां पर आपने प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एन्यूटी वगैरह सारा पढ़ा है। ठीक है। सो ट्रेडिशनल अप्रोच आपकी आती है, और कौन सी आती है? और आती है आपकी मॉडर्न अप्रोच। ठीक है। और ट्रेडिशनल अप्रोच बेटा टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करती है। ध्यान से सुन लीजिए, ट्रेडिशनल अप्रोच टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करती है, ये मेन डिफरेंस है। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करती है। ठीक है। अब इस ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं। पहले का नाम है बेटा पे बैक पीरियड मेथड। पहले का नाम है पे बैक पीरियड मेथड। अभी समझते हैं इसको। अब बेटा दूसरे का नाम है आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। इसको बुक्स में आपको या कई जगह दिखेगा PBP, पे बैक पीरियड, और इसको दिखेगा ARR, तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, या इसको हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। सो अप्रोचेस ट्रेडिशनल, मॉडर्न। ट्रेडिशनल में आपका आ गया पे बैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। अब इसके साथ नेक्स्ट आया आपके पास बच्चों, नेक्स्ट आया मॉडर्न में हमारे पास 4 टेक्निक्स आएंगी। 1 2 3 4। पहली टेक्निक को हम बोलेंगे बेटा NPV, अभी मैं आपको बताता हूँ फुल फॉर्म। दूसरी को बोलेंगे बेटा PI, तीसरी को बोलेंगे बेटा IRR, और चौथी वाले को बोलेंगे डिस्काउंटेड, क्या बोलेंगे? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, PBP। ठीक है। अब आप कहेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है? आइए, इसकी फुल फॉर्म है बेटा नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या फुल फॉर्म है इसकी? नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसकी क्या फुल फॉर्म है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, PI। ये नंबर 3 क्या है? IRR। अब इसकी क्या फुल फॉर्म है? नोट करो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और चौथा मैंने आपको बता दिया डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ठीक है। तो अब हमारे पास ट्रेडिशनल में हो गई, यहां शॉर्ट में फिर लिख देते हैं। यहां पर हो गया आपका कौन सा? PBP, पे बैक पीरियड, और दूसरा था आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न
दैट इज ARR। अब इन टेक्निक से हमने अपने प्रोजेक्ट को बेटा इवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडिशनल से। सो आइए ट्रेडिशनल में आज हम डिस्कस करेंगे PBP, पे बैक पीरियड मेथड। आइए स्टार्ट करें। सो पे बैक पीरियड में अब हम क्या डिस्कस करने लगे हैं, सबसे पहले ध्यान रखिएगा व्हाट इज पे बैक पीरियड। बच्चों पे बैक पीरियड का मतलब होता है जब हमने अपने प्रोजेक्ट को शुरू करना है। सो सपोज हमने उसमें 50 लाख रुपीज लगाए एज कॉस्ट, ठीक है। 50 लाख रुपीज कब खर्च हो रहे हैं? 50 लाख रुपीज आपके खर्च होंगे ईयर 0 पे, ठीक है। ईयर 0 मतलब आज। तो ये जो 50 लाख रुपीज आज आप खर्च रहे हैं इसको बोलेंगे कैश आउटफ्लो। तो पे बैक पीरियड, पे बैक वापस आना, किसका वापस आना? जितना आपने प्रोजेक्ट के लिए खर्चा किया है। कितना किया था? 50 लाख का। तो ये 50 लाख रुपीज कितने टाइम पीरियड में एक बिजनेस अपने प्रोजेक्ट से रिकवर करता है उसको कहते हैं बेटा पे बैक पीरियड। अब आपके पास जो कैश इनफ्लोज हैं वो इक्वल कैश इनफ्लोज भी हो सकते हैं और वो अनइक्वल कैश इनफ्लोज भी हो सकते हैं। तो पहले हम करेंगे इक्वल कैश इनफ्लोज को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। So now we are going to calculate payback period with the help of an example where we have equal cash inflows. बच्चों इस क्वेश्चन में कहते हैं A लिमिटेड परचेज द मशीनरी टुडे। उसने कितने का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया? एक मशीनरी को खरीदा 40 लाख, ठीक है। द कैश इनफ्लोज एक्सपेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ 6 years इज ₹10 लाख ईच ईयर। अब अगले 6 साल में उसको कितना कितना आ रहा है? 10 लाख रुपए हर साल आ रहा है। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। कैलकुलेट दी पे बैक पीरियड। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहले साल आया 10 लाख, फिर आया 10 लाख, तो पहले साल आया 10 लाख तो सेकेंड ईयर कितने हो गए? 10 और 10 20, फिर आया 10, फिर हो गए 30, फिर हो गए 40 एंड सो ऑन। तो आइए देखिए ईयर कैलकुलेशन ऑफ cumulative cash inflows year 1 2 3 4 5 6 cash inflows हर साल सेम है 10 लाख ईच। cumulative cash inflows 10 10 प्लस 10 20 20 और 10 30 30 और 10 40 40 और 10 50 50 और 10 60। और हमने क्या कहा था? पे बैक पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को रिकवर करते हैं। हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? 40 लाख। हमने इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट को देखो कितने साल में रिकवर किया। कब आपको 40 लाख इनफ्लोज आ गए? आपको 40 लाख इनफ्लोज क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो में आए कितने ईयर्स में? आपको आए वो 4 ईयर्स में। तो आपका बेटा पे बैक पीरियड हो जाएगा इक्वल्स टू 4 ईयर्स। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। इक्वल कैश इनफ्लोज है, हर साल के इनफ्लोज को ऐड कर दो। उसने क्या किया? 40 लाख की मशीन खरीदी आज मतलब 0 पीरियड, उसको कितना आ रहा है? 10-10 लाख रुपए आ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है। अब उसके पास क्या हुआ? आपने उसका क्यूमुलेटिव निकाल लिया, जाते जाते 10 20 30 40 50 60 रिकवर कितना करना था? 40 लाख। तो उसका पे बैक पीरियड हो गया बेटा 4 ईयर्स। सो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। नाउ वी विल डू कैलकुलेशन फॉर पे बैक पीरियड for unequal cash inflows with the help of an example. So अब हम बात करेंगे unequal cash inflows की, ठीक है, with the help of an example. ADF Limited purchased a machinery for ₹50 lakhs. देखो आज उसने एक मशीनरी खरीदी 50 लाख रुपए की। The cash inflows expected are, चलिए यहीं पे देखते हैं। ईयर 1 से लेके 5 तक कैश इनफ्लोज कितने आए हैं? इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। देखो 10 लाख 20 लाख 12 लाख 15 लाख 10 लाख। कैलकुलेट पे बैक पीरियड करना वैसे ही है। तीसरा कॉलम क्या बन जाएगा? क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज। आइए देखें। सो पहले साल 10 लाख आए, क्यूमुलेटिव 10 लाख। 10 + 20 30 लाख, 30 + 12 42 लाख,
और 42 प्लस 15 57। अरे ये तो वैल्यू एक्सीड कर गई। रिकवर कितना करना था? रिकवर करना था 50 लाख। 4 ईयर में कितने क्यूमुलेटिव आ रहा है? 57 लाख। इसका मतलब आपने 3rd ईयर तक कितना रिकवर करा? 3rd ईयर तक आपने 42 लाख रिकवर करा, ठीक है। अब 4th ईयर में आपको और कितना चाहिए? आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 50 लाख, आपने रिकवर कर लिया 3rd ईयर तक कितना? 42 लाख। अब आपको कितना चाहिए? 8 लाख। तो इसका मतलब आपका जो पे बैक पीरियड फॉल करेगा वो फॉल करेगा ईयर 3 एंड ईयर 4 के बीच में। तो क्या देख रहे हैं आप? पे बैक पीरियड इक्वल्स टू 3 ईयर्स। पहला तो ये हो गया। अब कितने महीने एस्टिमेट लगाते हैं? चलो 4th ईयर में 15 लाख रुपए आए, रिकवर कितने करने हैं? और 58 में से 42 आ चुके हैं, 8 और रिकवर करें। अगर मैं सिंपली लॉजिकली पूछूं, अगर एक साल में 15 लाख रुपए आते हैं तो 8 लाख रुपए और चाहिए, वो कितने में आएंगे? करीब 6 और 7 महीने के बीच में। इसका मतलब इस प्रोजेक्ट की जो पे बैक पीरियड निकलेगा वो कितने में निकलेगा? करीब करीब 3 साल 6 महीने और 7 महीने के बीच में। कैसे? आइए। सो 3 साल तक हमने रिकवर कर लिया 42 लाख। अब कितना रिकवर करना है? देखो ध्यान से। अब रिकवर करना है 8 लाख। 50 में से 42 गया। और चौथे साल का इनफ्लो कितना है? चौथे साल का इनफ्लो है इनटू 12 मंथ्स, ठीक है। सो 8 लाख जितना हमने चौथे साल में रिकवर करना है डिवाइडेड बाय 15 लाख जो चौथे साल का 4th ईयर का कैश इनफ्लो इनटू 12 क्यों? मंथ्स देखने के लिए। तो हमारे पास क्या आया बेटा? 3 ईयर्स प्लस 6.4 मंथ्स। इसका मतलब हमारा जो पे बैक पीरियड है इस केस में दैट विल बी 3 ईयर्स एंड 6.4 मंथ्स या 3.64 ईयर्स। सो ध्यान रखेंगे। फिर मैं बता दूं, जिस ईयर में आपके कैश आउटफ्लो से ज्यादा आपके इनफ्लो बन जाते हैं क्यूमुलेटिव, उससे पहले वाले ईयर पे रुक जाइए। 4th ईयर में क्यूमुलेटिव कैश फ्लो इनफ्लो हो जाते हैं आपके 57, हमें तो चाहिए थे 50, तो 42 आ गए 3rd ईयर में, बाकी चाहिए 8 लाख। 8 लाख को हमने डिवाइड किया 4th ईयर के इनफ्लो से इनटू 12, 3 ईयर्स में ऐड कर दिया, आपका आंसर आ गया। सो दिस कंप्लीट्स अवर पे बैक पीरियड। बट अभी एक चीज रहती है बच्चों, अभी इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है? वेरी इजी टू कैलकुलेट, सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज पहले बताया था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता है, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा, इसमें जैसे ही हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट रिकवर हो जाती है हम उसके बाद फ्यूचर कैश इनफ्लोस को कंसिडर ही नहीं करते हैं। एक बार प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ गई, हमें हमारा एम्फेसिस किस पे? हमारा एम्फेसिस है पे बैक पीरियड, कितने टाइम पीरियड में रिकवर होगा, ठीक है। सो अब ये कंप्लीट होता है। अब हम शुरू करते हैं अपनी सेकेंड पॉइंट जो हमने बात किया था विद रिगार्ड टू अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक। आइए स्टार्ट करें। सो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR। बच्चों अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न किस पे बेस्ड है? हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पे। एक बार हम फॉर्मूला समझ लेते हैं, फिर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कैश फ्लोज दैट इज कैश इनफ्लोज एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होगा। सो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मतलब हमने ओवर अ टाइम पीरियड जितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस पर हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया इन परसेंटेज। सो एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट होल मल्टीप्लाइड बाय 100। एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट मतलब जितने भी ईयर्स का आपके पास प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 5 साल है तो 5 साल डिवाइड बाय 5 कर देंगे, 6 ईयर्स है तो डिवाइड बाय 6 एंड सो ऑन। और एवरेज इन्वेस्टमेंट मींस ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट होल डिवाइडेड बाय 2। आप कहेंगे एवरेज क्यों? मन में क्वेश्चन आता है एवरेज क्यों? क्योंकि बच्चों एवरेज शोज यूनिफॉर्मिटी, एक ट्रेंड दिखाता है, एक यूनिफॉर्मिटी दिखाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपने अपने एक एम्प्लॉय को पूरे साल में 60,000 की सैलरी दी। तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं आपसे ऑन एन एवरेज पर मंथ कितनी, तो आप कहेंगे सर 5,000 रुपीज। तो सिमिलरली एवरेज शोज यूनिफॉर्मिटी। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला
अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश इनफ्लोज एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। आइए ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये समझ लेंगे तो मेजर पार्ट हमारा इस टॉपिक का कवर हो जाएगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हेडिंग क्या है? कैश इनफ्लोज वर्सेस अकाउंटिंग प्रॉफिट। ध्यान से देखना, बच्चों अकाउंटिंग प्रॉफिट आप लोगों ने क्लास 11 जो पढ़ते आ रहे हैं, 12 बीकॉम जो भी आपने पढ़ा है, आपने अकाउंटिंग प्रॉफिट पढ़ा है। क्या होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट? जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो आपके पास जो प्रॉफिट आता है दैट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट किस पे बेस्ड है? अकाउंटिंग प्रॉफिट बेस्ड है एक्रूअल बेसिस पे। आप कहेंगे एक्रूअल बेसिस, याद करो एक्रूअल बेसिस या ड्यू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कहते हैं एक्रूअल बेसिस क्या है? कैश पे हुआ है या नहीं हुआ है, कैश आया है या नहीं आया है, हम सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं अपने बिजनेस में। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट में कैश आइटम्स भी आती हैं और नॉन कैश आइटम्स भी आती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों की। बट व्हाट इज कैश इनफ्लोज? बच्चे कैश इनफ्लोज में हम कैश बेसिस फॉलो करते हैं और कैश इनफ्लोज में हम नॉन कैश आइटम्स को कंसिडर नहीं करते हैं। मतलब अगर हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट है और हमें क्या चाहिए? कैश इनफ्लोज, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। बच्चों जो डेप्रिसिएशन है वो आप किसी को कैश में नहीं पे करते हो। आप याद करो डेप्रिसिएशन की क्या डेफिनेशन है? इट इज दी सिस्टमैटिक एलोकेशन। बांटना, किसको बांटना? एसेट की कॉस्ट को। किस पे बांटना? ओवर अ टाइम पीरियड। आप कैश में नहीं पे करते डेप्रिसिएशन किसी को, है ना? सो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। सो इसका मतलब अगर मेरे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट है और मुझे कैश इनफ्लोज निकालने तो देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। कैश इनफ्लोज इक्वल्स अकाउंटिंग प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन। मैंने आपको फिर बताया दोबारा से कि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। आप कहेंगे सर ऐड ही करना तो लेस क्यों किया? बेटा इनकम टैक्स में जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उस पर हमारे को टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो जब हम अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, आपने देखा है, तो आप डेप्रिसिएशन को अपनी रेवेन्यू में से, अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। तो जब भी आपको कैश इनफ्लोज निकालने होंगे दैट विल बी अकाउंटिंग प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन। और इसका रिवर्स कर दें, अगर मैं लिख दूं व्हाट विल बी अकाउंटिंग प्रॉफिट, आइए अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होगा? सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग प्रॉफिट विल बी इक्वल टू कैश इनफ्लोज, आपके मन में आ ही गया होगा, माइनस डेप्रिसिएशन। सो अगर आपको एग्जाम में, अगर आपके पास क्या दे रखा है, अगर उसने आपको कैश इनफ्लोज दे रखे हैं तो उसमें से क्या करना? डेप्रिसिएशन को माइनस करना, जिससे आपको क्या मिल जाएंगे? अकाउंटिंग प्रॉफिट। सो नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। बेटा इस एग्जांपल में उसका इनिशियल आउटले दिया है 2,28,000 जो उसने खर्च किया एज ऑन टुडे, आज। फर्दर कहते हैं डेप्रिसिएशन जो चार्ज करनी है वो स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर दी प्रोजेक्ट्स यूजफुल लाइफ, जितने साल प्रोजेक्ट चलेगा। हमारे एग्जांपल में ये प्रोजेक्ट चलेगा 6 ईयर्स। सो ईयर दे रखे हैं। अब यहाँ फिर वही बात आई, सबसे पहले देखो कैश इनफ्लोज, तो हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालने जैसे मैंने आपको बताया था। सो 1 2 3 4 5 6 ईयर्स दिए, साथ में उसने हमारे को कैश इनफ्लोज दिए। तो इसका मतलब पहले मैं आपको अभी बताता हूँ कि डेप्रिसिएशन निकालेंगे नंबर 1, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। तो सबसे पहले आप इसमें निकालेंगे डेप्रिसिएशन। आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हर ईयर का सेम होता है। याद करो फॉर्मूला क्या होता था?
कॉस्ट में से मशीनरी की स्क्रैप वैल्यू माइनस करते थे और उसको डिवाइड करते थे एस्टिमेटेड लाइफ से। तो यहाँ पर कॉस्ट कितनी है, यहाँ पर कॉस्ट है 2,28,000 रुपीज़। लाइफ कितनी है उस प्रोजेक्ट की, 6 ईयर्स। तो बेटा अब इसका जो है डेप्रिसिएशन पर ईयर आया वो कितना, 38,000 रुपीज़ पर ईयर। आगे मैं इसको आपको सॉल्व करवाता हूँ। नाउ सॉल्यूशन। सो देखिए सिंपल सी बात है बेटा, आपने सीख लिया था, क्या सीखा था आपने कि कैश इनफ्लोज में से अगर आप डिप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट। हमने टेबल बनाया, 1 2 3 4 5 6 ईयर्स आ गए, कैश इनफ्लोज जो क्वेश्चन में दे रखे थे। डिप्रिसिएशन मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइन मेथड था, 2,28,000 डिवाइड बाय 6, 38,000। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट कैश इनफ्लोज माइनस डेप्रिसिएशन। तो 59,000 में से 38,000 गए, 21,000, 1,22,600 में से 38,000 गए, 84,600। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में देखो, फिफ्थ ईयर में इनफ्लोज कम है, डिप्रेशन ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ हो गया लॉस। यहाँ पर भी इनफ्लोज कम है, डिप्रेशन ज्यादा है, यहाँ हो गया लॉस। सो फाइनल टोटल प्रॉफिट आया 6 ईयर्स का 1,05,100। अब एवरेज प्रॉफिट निकाले, 1,05,100 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू 17,520। ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज इन्वेस्टमेंट, अब क्योंकि आपके ओवर द पीरियड इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ है तो इसीलिए हमने ओपनिंग और क्लोजिंग को सेम मान के क्या किया, 2,28,000 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1,14,000। तो अगर कोई चेंज ना हो, मेरी बात फिर सुन लीजिए, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं हो, आप एज इट इज इन्वेस्टमेंट लिखिए डिवाइड बाय 2 दैट इज 1,40,000। अब ARR आपको मैंने बताया था, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100, 17,520 डिवाइडेड बाय 1,14,000 इंटू 100, 15.37%। ये आ गई हमारी बेटा, क्या आ गई, ये आ गई हमारी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अब एनालिसिस का पार्ट आया। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आप कब प्रोजेक्ट के लिए कंसिडर करेंगे, सपोज आपने फंड्स बोरो किए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपकी 12% और आप कितना जनरेट कर रहे हो, 15.37%। इसका मतलब आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे। सो अगर आपकी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है एज कंपेयर टू फंड्स की कॉस्ट, तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे। नाउ दो पार्ट रह गए, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। फिर वही एडवांटेज सिंपल है, मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है कि मैनेजमेंट कितना रिस्क कंसिडर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है फिर वही टाइम वैल्यू ऑफ मनी, TVM ये कंसिडर नहीं करता। और सेकंड डिसएडवांटेज क्या है, ये एवरेज आउट कर रहा है कैश इनफ्लोज को। अब एवरेज आउट करने से हमारे को क्या दिख रहा है कि हम हर ईयर 17,520 प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा था फिफ्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर में हमारे लॉसेस आ रहे हैं। सो इसने उसको रिमूव कर दिया, विच इज टू बी एन डिसएडवांटेज। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग डिस्कशन, जिसमें हम मॉडर्न टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स PI, ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड।